हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से समझना कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई जाएंगी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसी को हमने फॉलो करके आज इसी को फॉलो करने के बाद मैं आज सक्सेसफुल हूँ। तो ये सारी बातें आपको बताई जाएगी जिसका डायरेक्ट रिलेशन होगा कि भाई मतलब अगर हम इसको ढंग से फॉलो करें तो कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिट इतना ज्यादा देगा कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते, ठीक है। तो पहली बात तो आपको हम ये बता दें कि जो भी बात इसमें बताया जाएगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, और बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है कि जो भी बात बताया जाए कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है। तो आप जरा ध्यान से समझना पहले, ठीक है। पहले अपने बारे में हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि इससे हमको बेनिफिट कैसे हुआ है, ठीक है। मेरा नाम तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। मेरा नाम एसएम रंजन हुआ और मैं एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं जब तक हमने ग्रेजुएशन नहीं किया तब तक, ठीक है। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, गया डिस्ट्रिक्ट से, और मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं। अब देखो 2010 में आईएससी करने के बाद हमारे यहाँ मतलब बिहार में क्या होता है कि हम लोग आईएससी करने के बाद सीधे ग्रेजुएशन में बस एडमिशन ले लेते हैं बीएससी में, है ना। तो आईएससी में फिजिक्स में अच्छा नंबर आने के बाद हमने बीएससी में एडमिशन ले लिया। अब बीएससी में एडमिशन मिलने के बाद क्या होता है, हम लोग को कभी कॉलेज जाना नहीं होता है। तो कॉलेज कभी नहीं जाना है भाई, तो एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम पास कैसे करेंगे। तो एग्जाम पास करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट एक गेस पेपर खरीदो और एग्जाम में जाओ, बस लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, ये 5 मिनट हम आपका टाइम लेंगे बताने में कि कैसे आपको इससे हेल्प मिलेगा, और जो स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको वो मेरा खुद का होगा जो हमने फॉलो किया है, ठीक है। तो जब बात हम बीएससी का करते हैं तो हम यहाँ पे एडमिशन ले लिए और उसके बाद हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो लगभग 1 ईयर हमने रेलवे का प्रिपरेशन किया, यानी कि 2011। फिर हमको लगा कि इधर ज्यादा स्कोप है भी नहीं, मतलब रेलवे में उस टाइम पे ज्यादा स्कोप है भी नहीं और इसमें उतना जॉब भी नहीं है। तो उस समय नया नया 2010 से हमने देखा कि एसएससी स्टार्ट हुआ, तो पहले तो इसके बारे में पता किया, उसके बाद फिर प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किया। प्रिपरेशन करने के बाद फर्स्ट एग्जाम एसएससी का हमने 2012 में दिया, 11 का भी दिया था। 11 में फर्स्ट एग्जाम देने में मेरा सीएचएसएल में, क्योंकि उस समय तो ग्रेजुएशन ही चल रहा था, तो सीएचएसएल में 98 मार्क्स आए थे। पहले देखो उतना एग्जाम टफ नहीं होता था, ये बात बिल्कुल सही है अभी के कंपैरिजन में। लेकिन 2012 में जब हम सीएचएसएल दिए तो इसमें मेरा 130 आया, बट इसमें टाइपिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। और जब 2013 का एग्जाम दिए तो यहाँ पे 144 मार्क्स आया 2013 में, सीएचएसएल का बात बता रहे हैं। और 2013 में 144 मार्क्स आया, तो इसमें हमें पोस्टिंग जो मिला वो सीपीडब्ल्यूडी में छत्तीसगढ़ मिला, ठीक है। लेकिन चूंकि हम 2013 से, आपको एक बात और बता दें, 2013 से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया और चूंकि ये एग्जाम 2013 का था तो इसका फाइनल सिलेक्शन होते होते 2015 आ गया। अब देखो ध्यान देना कि 2013 में ही एक और एग्जाम वैकेंसी निकला था सीएमपीएफओ का, ठीक है। सीएमपीएफओ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 126 सीट के लिए वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे था। तो फिर हमने इसको भी क्लियर किया, तो 2015 में इसका भी ज्वाइनिंग आया। इसका जब ज्वाइनिंग आया तो 13 से तो टीचिंग का काम कर रहे थे हम, लेकिन फिर हमने क्या किया 2015 में, यानी लगभग 12 जनवरी 2015 को 2013 के सीएमपीएफओ, ये 2013 का वैकेंसी था, इसमें हमने 12 जनवरी 2015 को ज्वाइन कर लिया। लेकिन चूंकि यहाँ पे मेरा टीचिंग का काम चल रहा था तो ये एज एलडीसी हमने ज्वाइन किया था। अब देखो जब एज एलडीसी ज्वाइन किया तो उसके बाद फिर हमने जस्ट लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, आप मान के चलो लगभग 15 फरवरी या 16 फरवरी 2015 को हमने क्या किया, ये जॉब छोड़ दिया। 1 महीने में छोड़ दिया। रीजन क्या था भाई, हम जब वहां धनबाद में 1 महीने के लिए रहे तो वहां पे मेरा एक्सपेंडिचर यानी वहां रहने का खर्च 26,000 आया, और जबकि डिपार्टमेंट से जो पैसा मिला काटने के बाद, आप अगर 2015 में आपके जान पहचान में कोई जॉब वाले हैं जो एलडीसी कर रहे हैं तो पूछिएगा उनसे, लगभग 15,000 समथिंग
के आसपास अराउंड 15,000 का अराउंड पैसा मिलता था। तो फिर हमने वहां छोड़ दिया और फिर से अपना काम पुराना वाला टीचिंग स्टार्ट कर दिए। अब देखो 2013 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, चूंकि 2010 से ही कर रहे थे, है ना, भगवान भरोसे कंप्लीट हो गया, क्योंकि अपना तो कुछ था ही नहीं, पढ़ना तो था ही नहीं, फिजिक्स ऑनर्स हो गए। तो 2014 में फर्स्ट टाइम हमने दिया सीजीएल, ठीक है। और जब फर्स्ट टाइम हमने सीजीएल दिया तो वहां पे जा करके 2014 में फर्स्ट टाइम सीजीएल प्री में आया 119 नंबर। फर्स्ट टाइम सीजीएल जब दिया तो इसके प्री में आया 190 नंबर, लेकिन उस समय कट ऑफ उतना नहीं जाता था, तो हम इसमें क्वालिफाई कर गए, है ना। तो फिर यहाँ पे मेंस, आज सिलेबस से लेकर के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप ध्यान से केवल देखते जाओ, ये पूरा वीडियो आप देखें, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेटेजी से कितना रिजल्ट हो सकता है। और जब हम बात इसके मेंस का करें तो इसके मेंस में टोटल ओवरऑल नंबर था 310, तो टोटल हुआ 429। और अब देखो उस टाइम पे डिस्क्रिप्टिव नहीं था। 2014 अगर आपको याद हो तो हम बताते हैं 2015 तक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं था, तब तक हम लोग इंटरव्यू देते थे, है ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर था ही नहीं। तो अब इंटरव्यू दिया, ठीक है, तो इंटरव्यू तो दिया, लेकिन हमारा सिलेक्शन जो फाइनल मेरिट बना वो बना नॉन इंटरव्यू के पोस्ट के लिए। बोलोगे नॉन इंटरव्यू पोस्ट क्या है भाई? ना, जो 4200 पे ग्रेड के ऊपर का पोस्ट है वो सब का सब इंटरव्यू पोस्ट है। तो हमको मिला 2800 पे ग्रेड का ऑडिटर, क्लियर। लेकिन यहाँ पे भी नहीं रुके, साथ में हमारा टीचिंग का काम चल ही रहा है, और 2016 में इसका लगभग फाइनल रिजल्ट आता है 2014 का। फर्स्ट टाइम हमने सीजीएल दिया था, फिर 2015 का हमने सीजीएल दिया। तो जब 2015 का दिए सीजीएल तो यहाँ पे प्री में आया था 147 मार्क्स। देखो मार्क्स इंप्रूव कर रहा है, और जबकि हम टीचिंग का काम कर रहे थे, तो आप समझना कि कोई आदमी के लिए एक काम मुश्किल होता है कि वो सीजीएल क्वालिफाई करे कि पढ़ाए, ठीक है। तो हम 2015 सीजीएल प्री में 147 मार्क्स, और फिर उसके बाद मेंस में 313 या 314 के आसपास ऐसे समथिंग पॉइंट करके नंबर था, ठीक है ना। और ये देखो लास्ट इंटरव्यू था मेरा, जब 2015 में हमने इंटरव्यू दिया तो अराउंड इसमें 46 मार्क्स मिला था, ठीक है। किसी को रोल नंबर वगैरह चाहिए तो सब दे देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बोल देना कि रोल नंबर दीजिए। तो अब देखो ध्यान देना, 2015 का जब सीजीएल दिया तो लगभग आप मान के चलो कि ये इतना मार्क्स लाने के बाद मेरा जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो हुआ सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट पे, ठीक है। तो इसका ज्वाइनिंग आते आते लगभग 2017 हो गया। मतलब हम आपको बताते हैं कि इसका जब फिजिकल दे रहे थे, है ना, बताते हैं आपको आगे, 25 मई 2017 को हमने ज्वाइन किया, और फाइनली लगा कि अब पढ़ाना छोड़ना ठीक है, अब ये जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर हमने इसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन देखो 2017 आ गया था, तो उसके पहले हम 2016 का एग्जाम दिए। अगर 2016 में हम ओवरऑल देखें तो 460 के आसपास आया था तुम्हारा टोटल मार्क्स, अगर हम डिस्क्रिप्टिव को हटा देता, है ना। 2016 में हमने डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया था, रीजन उसके पीछे एक ही था कि जो वहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर का डेट था और यहाँ 15 वाले में फिजिकल का डेट था, शायद 22 मार्च करके था, और वो दोनों मैच कर गया था, है ना। तो इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो फिर 2016 को स्किप कर दिया। फिर 2017 में डीबी में नहीं गए, 527-28 नंबर टोटल आ रहा था, ये सभी मिला करके, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डीबी में नहीं गए, और अभी तुम मान के चलो 2018 का एग्जाम देने गए थे, बट 2018 का एग्जाम देने के बाद जब हम गए वहां पे एग्जाम देने के लिए, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। आप अगर जा करके देखेंगे एसएससी के साइट पे, तो 2018 में कुछ सेंटर पे प्रॉब्लम हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, 2018 का जब एग्जाम होना था तो मेरा यहाँ इलेक्शन ड्यूटी चल रहा है, तो जब मेरा यहाँ इलेक्शन ड्यूटी चल रहा था तो सेकेंड टाइम हम अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है। और 2019 का अभी तक एग्जाम दे ही रहे हैं, लेकिन बट अब मूड नहीं करता, अब मतलब प्री देते हैं, मैं जस्ट अपने आप को ये करने के लिए भाई हम असेस कर सके अपने आप को कि हम हैं कहां पे। तो 2019 में लगभग आप मान के चलो 150-160 के करीब अप्रॉक्स प्री में मार्क्स आ रहा है, ठीक है। बाकी मेंस होगा तब देखा जाएगा। तो ये तुमको हमने शॉर्ट में बताया कि हमने एक स्ट्रेटेजी रख करके, है ना, एक बार स्ट्रेटेजी रख करके ये इतने सारे रिजल्ट आपको हो सकता भी है, केवल आप एक सिंगल स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तब। अब देखो
करेंटली अभी हम 2015 से ही पोस्टेड हैं, ठीक है, खुश हैं, है ना। कोलकाता के बाहर है, मतलब कोलकाता में ही पोस्टेड है, लेकिन आउटसाइड कोलकाता 100 किलोमीटर आउट ऑफ कोलकाता है। लेकिन अब देखो स्ट्रेटेजी हम क्या अपनाएं। ठीक है, पहली बात, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और हमको बोला कि सर एक बार सीजीएल और सीएचएसएल का सिलेबस थोड़ा सा बता देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। देखो सीजीएल और सीएचएसएल हम स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। सिलेबस में अगर आप देखो तो 25 क्वेश्चंस का आपका मैथ है, आप मैथ्स में 25 क्वेश्चन ही आपका इंग्लिश होगा, 25 क्वेश्चन ही रीजनिंग होगा और 25 क्वेश्चन ही आपका जीके जीएस होगा। देखो आपको जो फोकस करना है वो यहां करना है। देखो सीजीएल अगर प्री का बात करें, है ना, एसएससी सीजीएल प्री का, या फिर आप बात करो सीएचएसएल प्री का, तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। और हमने यही चीज रियलाइज किया है कि यदि आपका सीएचएसएल हो रहा है, यदि आप आईएससी में हो या फिर ग्रेजुएशन कर लिए, एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में आप सीएचएसएल क्वालिफाई कर ले रहे हो, तो सीजीएल भी आपका बहुत इजीली हो जाएगा। तो कभी ये मत सोचना कि सीजीएल बहुत टफ है, टफ है नहीं। कुछ लोग मार्केट में ऐसे हैं, यूट्यूब पे ऐसे हैं जो बोल बोल करके टफ कर दिए हैं, है ना। और हमारा मानसिकता है कि जब लोग मान लो एक ही चीज को जो इजी भी है उसको भी 50 लोग बोल दे, हमारे आसपास सब लोग देख लो ना, अरे भाई तुम समझते हो यूपीएससी में कितना सीट होता है, 1000 सीट होता है, 10 लाख लोग फाइट करते हैं। अरे एसएससी में तो 15-16 लाख 20 लाख लोग मान के चलो ना, ऐसे 15-16 लाख से ज्यादा जाता नहीं है, 15-16 लाख लोग जब फाइट करते हैं तो वहां पे सीट 10,000 12,000 15,000 होता है। तो एसएससी उतना भी टफ नहीं है और आपको 15,000 सीट नहीं चाहिए, आपको एक सीट चाहिए। अब देखो ध्यान देना, जब हम बात करें सीजीएल और सीएचएसएल प्री की, तो आपका ये तुम्हारा हो गया 100 क्वेश्चन। प्री में तो दोनों में सिलेबस सेम ही है और सीजीएल में मेंस है, सीजीएल में मेंस आपको देना है, मेंस देना है 200 क्वेश्चंस का क्या होगा, इंग्लिश होगा, जिसके लिए 200 मार्क्स आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस मैथ्स का होगा जिसमें 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, है ना। तो यानी टोटल 200 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा और 200 यहां से, टोटल कितना मिल गया भाई, 400 मार्क्स आपको मिला। यानी 400 यहां, 200 यहां, 600। अब देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है ये दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, सीएचएसएल दो या सीजीएल दो, दोनों का डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका एक एसे और एक लेटर लिखना है। क्लियर है। एमटीएस में जाओगे तो ओवरव्यू बता देते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस, है ना, 25 सेम ही होगा, बस वहां पे ये होगा कि डिस्क्रिप्टिव में आपको 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव देना है। अब देखो समझना कि अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कहां से करें और कैसे करें कि हमको निश्चित सफलता मिले। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट तुम्हारा है मैथ्स। तुम लोग क्या करते हो कि मैथ्स को लेकर के मार्केट में अभी जो करंट में चल रहा है वो ठीक नहीं है, मतलब टफ क्वेश्चन टफ क्वेश्चन टफ क्वेश्चन। एक बात बताओ, तुम्हारा अपना तो दिमाग काम करता है, सीजीएल 19 का क्वेश्चन उठा करके देख लेना, 17 मेंस, जो भी जब भी मन करे, 18 का मेंस, 18 का प्री, जो भी एग्जाम का क्वेश्चन आपका मन करे उठा करके देख लो। ठीक है, और उठा करके देखोगे तो उन सारे क्वेश्चंस का इतना भी लेवल नहीं है कि आप उसको सोल्व ना कर पाओ। तो फिर आप पीछे कहां रहते हो, आप पीछे रहते हो कि हमको पढ़ना कैसे है ये पता नहीं है, है ना। एक लड़का हमको बोला सर मेरे पास तो बहुत सारा मतलब पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो हम बोले हाँ बड़ा होना ना, तो अपने परिवार वाले को, अपने मतलब जो बाल बच्चे जो आने वाला समय में आपका होगा उसको बोलिएगा, है ना, कि हम भी कलेक्टर थे, है ना। तो पूछेगा कि पापा आप कैसे कलेक्टर थे, तो बोले अरे बेटा वो कलेक्टर आईएएस नहीं थे हम पीडीएफ कलेक्टर थे। क्यों, क्योंकि मेरा काम ही केवल था पीडीएफ कलेक्ट करना। तो ये जो काम है ये आप बंद कीजिए तत्काल प्रभाव से। अब कुछ लोग मार्केट में मतलब यूट्यूब पे या फिर बोल दो पेड कोर्स के नाम पे बहुत ज्यादा लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा कि मैथ्स का प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या है। आपका क्या है भाई, कितना चैप्टर है, हमको तो सब याद है अभी तक। जैसे अगर आप मान के चलो नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में क्या क्या है भाई, अगर इसका डिटेल्ड सिलेबस का बात करें तब, तो नंबर सिस्टम में हो गया आपका डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स,
यूनिट डिजिट हो गया, है ना, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, उसके बाद आपका हो गया रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सर्ट्स इंडाइसेस हो गया, फ्रैक्शन हो गया, और क्या चैप्टर है। तो अरे भाई तुम कहां से पढ़ते हो, तुम्हारे पास नंबर सिस्टम का सारा कलेक्शन है, लेकिन आपको क्या करना है ना कि नंबर सिस्टम का आप 100 क्वेश्चंस यानी 100 टाइप्स का ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करें जो लास्ट एग्जाम में, पिछले एग्जाम में 4-5 साल मतलब लास्ट 4 और 5 इयर्स में जो क्वेश्चन आया हो, है ना, और वहां से 100 क्वेश्चन का आप सीरीज, मान लो यूनिट डिजिट पढ़ रहे हो, हमको नहीं लगता यूनिट डिजिट में 10 टाइप से ज्यादा का क्वेश्चन होता है, 15 टाइप से ज्यादा का क्वेश्चन होता है, तो आप 100 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। और सुनो ध्यान से, नंबर सिस्टम जब तक खत्म ना हो आगे नहीं बढ़ना है। अब नंबर सिस्टम में आप 100 क्वेश्चन खुद से सेलेक्ट कीजिए। वो पीडीएफ वाला जो लोग है ना, 10 पीडीएफ दे दिया, 5000 क्वेश्चन है और 2000 और 1000 क्वेश्चन है, उसके भरोसे छोड़िए। 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन के साथ आपको आंसर लिखना है। पहले क्वेश्चन लिखो और उसके बाद किस मेथड से, किसके पास पढ़े हो इररिस्पेक्टिव, उसको छोड़ दो, है ना। आपको करना क्या है कि आप 100 क्वेश्चन का आपने सिलेक्शन किया और क्वेश्चन का सिलेक्शन करने के बाद उसको कम से कम ये 100 क्वेश्चंस को 10 टाइम्स बनाना है, जब तक ये क्वेश्चन खुद ना बोल दे कि भाई अब तो हमको छोड़ दो, अब क्या याद, तो मतलब ये क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो पूरा अपना हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं, तुम कभी अपना बनाने का ट्राई ही नहीं किए हो। मैथ्स में तुम्हारा कुछ अपना है नहीं भाई, कभी ये वाला पढ़ लिए, कभी वो वाला पढ़ लिए, अरे वो तो फलना सर बोल दिया कि इतना टफ आ रहा है, ये सब गलत चीजें हैं, ठीक है। मार्केट में आपको बने रहना है तो आपको पहले अपना होना चाहिए कि हम 100 क्वेश्चन जो है ये हमारा अपना है। अपना कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन जहां भी दिखेगा हम इसको बना देंगे। ये हो गया नंबर सिस्टम। सेकेंड देखो, एलसीएम एचसीएफ में मुश्किल से आपको 25 से 30 क्वेश्चन का कलेक्शन करना है। तो सारे चैप्टर में मतलब आगे का जितना भी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड एज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, है ना, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न, फिर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, और आपका चैप्टर क्या क्या है भाई, एलिगेशन है। फिर आप एडवांस मैथ में चले जाओ, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, बाकी सारे अरिथमेटिक में 50 क्वेश्चन आपको केवल सेलेक्ट करना है। एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। देखो मेरे पास आज भी 2013-14 से लेकर के आज भी हम वही 50-60 क्वेश्चन पे आज भी काम करते आए हैं, और हम देखो हम एक ही चीज रियलाइज किया है आज तक हमने कि वही 50-60 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। तो ये चीज देखो, 2 क्वेश्चन ज्यादा आएगा अगर आपके पास मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल कॉन्सेप्ट है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस का 50 टाइप का क्वेश्चन कर लिए, तो भाई ये सब है क्या। अरे अरिथमेटिक मतलब ही क्या होता है कि भाई आपको अपना दिमाग लगाना है। तो थोड़ा मान लो क्वेश्चन इधर उधर आया, लैंग्वेज चेंज भी है, ऐसे चेंज डेटा होगा, लैंग्वेज तो बहुत कम ही चेंज होता है। तो मान लो कि थोड़ा लैंग्वेज अगर चेंज भी है तो आप उसको पढ़ करके समझ सकते हो कि हमें इसको करना कैसे है, लेकिन उसके पहले आपके पास अपना कुछ स्टॉक होगा तभी तो आपको लगभग सारे चैप्टर में, जो चैप्टर बड़ा है जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसमें आप 50 के जगह पे 60-70 भी रख सकते हो। और जो चैप्टर छोटा है, छोटा कहने का मतलब है डिस्काउंट छोटा है, बोट एंड स्ट्रीम छोटा है, पाइप एंड सिस्टर छोटा है, तो ये सब में आप 10-20 क्वेश्चन का कलेक्शन भी कर सकते हो। पार्टनरशिप छोटा है, 20 क्वेश्चन बना लोगे, कलेक्शन सफिशिएंट होगा, आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना कि जब मैथ्स में आप इतना कर रहे हो और जब तक आपका होगा नहीं तब तक यहाँ मार्क्स इंप्रूव करेगा नहीं। और जब ये आपका पूरा मतलब ये पूरा अरिथमेटिक और पूरा एडवांस में तुम हाँ ज्योमेट्री में 100 क्वेश्चन कर सकते हो, अगर ज्यादा लगता है तो 120 कर लो। अरे एक बात बताओ, अगर तुम एक दिन में 20 क्वेश्चन भी 4-5 बार करके सोल्व कर ले रहे हो तो इसका मतलब है कि पूरा ज्योमेट्री 6-7 दिन में, है ना, 6 to 7 डेज में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने यूज किया है, हमने इसको यूटिलाइज किया है, तब आपको बोल रहे हैं। और आप एडवांस मैथ से आगे बढ़ो तो ठीक है भाई, ठीक हो, थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो वहां भी 100 क्वेश्चन, अलजेब्रा में भी 100 रखो, मेंसुरेशन में 60-70 रखो, क्या दिक्कत है। और ये ऐसे कर करके आपका लगभग 3 मंथ्स में आपको पहले पूरा ये करके, है ना, कि इतना क्वेश्चन पे मेरा पकड़ होना चाहिए, ये चैप्टर में इतना क्वेश्चन,
आपको सोचना है, कोई आपको सोच के नहीं देगा, है ना। वो 10 टीचर का पीडीएफ जमा कर लिया, काम हो जाएगा, बेकार ये सब बात है, ठीक है। कभी मैथ्स इसके पास पढ़ रहे हो, कभी मैथ्स इसके पास पढ़ रहे हो, कभी कुछ नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आप पहले चैप्टर वाइज आप देखो कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, और वेटेज के हिसाब से आप उसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर सेलेक्ट करो कि इसमें हम इतना पढ़ेंगे तो सफिशिएंट होगा। क्लियर है। अब देखो मैथ्स में जब इतना कर लोगे 3 महीना, तो 3 मंथ्स के बाद आप प्रैक्टिस शुरू करो। प्रैक्टिस कहने का मतलब क्या है कि आप जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, किरण पब्लिकेशन का बुक ले लें, या फिर जो सेपरेट करके, है ना, सेपरेट करके मतलब क्या है भाई, जो नंबर सिस्टम अलग दिया है, परसेंटेज अलग दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग दिया है, यानी चैप्टर वाइज जो कलेक्शन है, आप उसको बनाने जाएं। लेकिन पहले ये चीज जो 3 महीना का ये है तुम्हारा, 3 महीना इसमें लगेगा, हम कर चुके हैं इसलिए हमको पता है कि इसमें 3 मंथ्स लगेगा, कलेक्शन आपको ही करना होगा। अब देखिए आप बनाइए, उसके बाद आप हमें बताइएगा कि स्कोर कैसे कैसे आपका बढ़ता है, ठीक है। आप एकदम मान के चलना, जब आप इतना 3 महीने में पूरा कर लोगे तो 40 प्लस किसी भी मतलब सेट में 40 प्लस से कम आने वाला नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। क्लियर। अब देखो ध्यान देना, और यहां जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा स्कोर इंप्रूव करेगा। मान लो कुछ क्वेश्चन मिल गया जो नया है, अरे नया क्वेश्चन कितना मिलता है तुम ही बताओ। अगर अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ कुछ दिन पहले, 2019 का प्री हुआ, 2019 का टोटल क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, उसमें कितना क्वेश्चन नया होगा, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो क्या उसको अपनी कॉपी में ऐड नहीं कर सकते? सबसे पहली बात, आप कभी नोटबुक मेंटेन नहीं करते हो, ये करना बहुत जरूरी है। पहले तो आपको नोटबुक मेंटेन करना ही होगा, और एट लीस्ट आपको एक दिन में 3 घंटा तो आपको मैथ्स में देना ही होगा। अगर 3 घंटा से भी कम टाइम आपके पास है तो आप फिर एसएससी का सोचना छोड़ दीजिए। आपको 3 से 3.5 घंटा यहां देना होगा टाइम केवल मैथ्स पे। अब आगे देखना, जब हम बात आगे इंग्लिश का करते हैं तो इंग्लिश में देखो, आप 2 चीज प्रेफर कर लो। एक एसएससी का एमबी पब्लिकेशन का बुक आता है प्रीवियस का, उसमें लगभग आपका, अगर हम आपको बताएं सेल्फ स्टडी के लिए, तो एसएससी एमबी पब्लिकेशन का बुक आता है, उसमें लगभग आपका जो सेट दिया रहता है प्रीवियस ईयर का, आपको शायद 1997 से इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं बुक, लेकिन इसी में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजेज दिया रहता है जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ रहता है, तो वो आपका सफिशिएंट है। इडियम्स एंड फ्रेजेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये आप एसएससी एमबी पब्लिकेशन के थ्रू कर सकते हो। और देखो ध्यान देना, जब बात अब ग्रामर की करते हैं तो ग्रामर के लिए आप नीतू सिंह का बुक ले सकते हैं, ठीक है। प्लिंथ टू पैरामाउंट करके आता था, पता नहीं अभी कौन सा आता है, लेकिन आप नीतू सिंह का बुक ग्रामर के लिए ले सकते हो। यहाँ ग्रामर, यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और यहाँ फ्रेजेज आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए, फिर से वही बात बोलेंगे हम भाई, नोटबुक मेंटेन करना होगा। नोटबुक मेंटेन करने का मतलब क्या है, मान लो अगर आप किसी टीचर के पास पढ़े हो तो बेसिक ग्रामर सबको पता होता है, ठीक है। और बेसिक ग्रामर पता होता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को वोकैबुलरी में आता है। अब वोकैबुलरी में भी देख रहे हैं भाई कि कुछ स्टूडेंट है जो लगातार 50 तरह का आइडिया निकाल रहा है कि ऐसे वोकैबुलरी करो ऐसे होगा, कुछ टीचर ऐसे बता रहे हैं, सब लगा हुआ है उसमें। अरे नहीं, तुम सिंपल सोच सकते हो, इडियम्स एंड फ्रेजेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 700 से 800 आपको केवल करना है। मतलब OWS अगर आपने 700-800 कर लिया और इडियम्स एंड फ्रेजेज आपने 700-800 कर लिया, दैट्स सफिशिएंट। अब देखो ध्यान देना, तुम्हारा टारगेट कैसे होना चाहिए। देखो यहाँ पे फिर से एक बार बता दें, 3 से 3.5 घंटा का टाइम तुम्हारे पास इंग्लिश के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस प्रिपरेशन में जो आपको मार्क्स दिलाएगा वो मैथ्स और इंग्लिश ही होगा। यह मेरा अनुभव है, ठीक है। बाकी हो सकता है आप मेरे से डिफर भी कर सकते हो। एक बात बताना, अगर मान लो कि आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रूटीन बना दिए 1 घंटे का, और कल इडियम्स एंड फ्रेजेज का बना दिए कि भाई आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमको 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करना है, 50 आइटम्स कंप्लीट करना है, तो जब आप 50 और 50 का शेड्यूल बनाओगे ना तो 1 घंटा में लगभग ये कंप्लीट हो जाता है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करना आसान है, ठीक है। और जो एग्जाम में ज्यादा रिपीट करता है, आप जानते हो प्रीवियस पेपर रिपीट करता है, तो आप वन वर्ड और फ्रेज के लिए आप यहीं से आप एसएससी के एमबी पब्लिकेशन का हेल्प ले सकते हो, ठीक है।
अब देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेज यहां से कर लो। अब ये आपका हो जाएगा तो ये मार्क्स दिलाएगा। और उसके बाद ग्रामर के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो ग्रामर आप पढ़े ही होंगे, तो करना क्या है, बस रिपीट करना है और ये वाला जो बुक है आपका इसका प्रैक्टिस करना है। बोलोगे सर सिनोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट ये सब का क्या होगा, क्लोज टेस्ट, पैसेज का क्या होगा, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए देखो दो फेमस बुक है, एक एच.सी. हार्डविक और दूसरा है नॉर्मन लुइस का बुक है, जो रेड कलर का बुक है ना, तो नॉर्मन लुइस या एच.सी. हार्डविक ये दोनों बुक में से आप एक प्रेफर कर सकते हो। बट हम क्या बोलेंगे, तुम्हारे पास कलेक्शन होगा ये बात हमको पता है, कहीं से पढ़ो बस पढ़ो, है ना। एसएससी का प्रीवियस वाला जो आया हुआ है उसको भी आप एक कलेक्शन बना करके उसको भी आप पढ़ सकते हो। और इसके लिए आप मान के चलो कि ये एक दिन का टारगेट रखे हो, तो सोच के देखो 700 800 है, मान लो ना 800, 16 डेज में वन वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, 16 डेज में फ्रेज कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 50 ही तुम सिनोनिम्स रखते हो तो आप ऐसा नहीं कि सिनोनिम्स पढ़ोगे तो स्पेलिंग टेस्ट के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, एंटोनिम्स के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, नहीं। अगर आप यहां से लगभग 40 डेज, अरे खूब ज्यादा करोगे तो प्लस 40 और कर लो ना, 80 डेज कर लो, तो 80 डेज अगर आप रेगुलरली सही से पढ़ते हो तो 4000। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जब आप सेट बना रहे होगे, देखो सबसे मेन जो है थीम जो है, जो आपको समझाना हम ये चाह रहे हैं कि भाई तुमको प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हम रिपीट कितना कर रहे हैं। मान लो कि आज आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है, आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए और फिर क्या किया, उसको 10 दिन तक रिपीट ही नहीं किया, तो ये पता ये याद करना पूरा टोटल वेस्ट हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। और ध्यान देना, देखो और रीजनिंग की बात करें, अगर आप कहीं रीजनिंग पढ़े हो तब ठीक है, लास्ट तक देखते जाओ, बस एसएससी तुम्हारा ही है, ठीक है। इस एकदम प्लान बना लो कि ये लॉकडाउन के बाद फिर एसएससी को छोड़ना ही नहीं है। तो अब ये रीजनिंग का जब बात करोगे तो भाई रीजनिंग के लिए 1 घंटा टाइम दो ना, केवल दिन भर में 1 घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 घंटा रीजनिंग के लिए काफी है। बोलो क्या करें, अब देखो कहीं पे क्लास अगर रीजनिंग का कर चुके हो तो ठीक है, और ठीक है नहीं की हो तो नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एसएससी का ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो केवल रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का बुक ले लो, किसी का भी, है ना, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, रीजनिंग का प्रीवियस पेपर का बुक लेकर के क्या करना है आपको, उसको कम से कम एक सेट आपको डेली बनाना है 1 घंटा। और जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ चैप्टर में प्रॉब्लम आएगा, जैसे क्यूब एंड डाइस हो गया है ना, शिलॉक्स वगैरह का क्वेश्चन, तो ये सब आप पढ़े ही होंगे, बेसिक तो सब पढ़ता है। तो आप 1 घंटा केवल आपको रीजनिंग में टाइम देना है। आप यकीन मानिए 30 डेज अगर आप केवल इसको लगातार बनाते हैं तो आपका स्कोर 40 प्लस हो जाएगा। अब देखो बात जीके जीएस का होता है, अब इसको लेकर के क्या होते हैं ना, कुछ लोग हाइपर होते हैं। हाइपर कहने का मतलब है अरे भाई जीके जीएस नहीं होगा ना तो स्कोर तो आजकल होने वाला नहीं है। तुमको अगर हम अपने बारे में बताएं तो आज तक हमने कभी भी सही से जीके जीएस नहीं पढ़ा है। और आप हमें बताना, जब तुम एग्जाम में जाते हो तो जब आप एग्जाम में जाते हो तो 25 क्वेश्चंस में से हम नहीं भी आज तक पढ़े हैं, तो इस बार के सीजीएल में भी 12 क्वेश्चन हमने बनाया था। अब बताना, चूंकि हम नहीं जानते हैं तो इसलिए हम वही क्वेश्चन बनाएंगे जिसपे हमारा पकड़ हो। बोलेगा सर जब जानते ही नहीं है तो बना कैसे दिए, अरे भाई 5 साल 6 साल हो गया है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहते होगे तुम, और कुछ ना कुछ पढ़ते रहोगे ना तो वही क्वेश्चन तुम्हारा करंट से रिलेटेड रहता है ना, न्यूज तो सुनते होगे। तो ये तुम्हारा 12 क्वेश्चन। अब कुछ लोग यहाँ पे पूरा क्या कर रहे हैं, भाई हमको पॉलिटी दे दो, हिस्ट्री दे दो, ज्योग्राफी दे दो, बायोलॉजी दे दो, फिजिक्स दे दो, केमिस्ट्री दे दो, करंट अफेयर्स दे दो, हर दिन दे दो, बस लगा हुआ है उसमें। देखिए आप यहाँ पे खूब भी पढ़िएगा, ठीक है, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं पढ़िए, अगर आप खूब भी पढ़िएगा तो 25 में 20 क्वेश्चन कर पाइएगा, ठीक है ना। और हम नहीं भी पढ़ते हैं तो भी 25 में 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ, बोलोगे सर हमारा तो 8 क्वेश्चन पढ़ जाएगा, लेकिन आप नहीं समझे ना, आपका रीजनिंग में कम जाएगा, इंग्लिश में आपका कम जाएगा, मैथ्स में कम हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि जीके जीएस नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको जीके जीएस में एक दिन में अगर 3 घंटा मैथ और 3 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा रीजनिंग के बाद 7 घंटा के बाद भी आप पढ़ते हैं, ऐसे एसएससी के लिए आपको 8 से 10 घंटा टाइम होना ही चाहिए। तो आप यहाँ पे जीके जीएस में
1.5 से 2 घंटे का टाइम दे सकते हैं। और आप यकीन मानना कि यदि आप 6 महीना 1.5 से 2 घंटा दे देते हो तो आपका 20 प्लस हो ही जाएगा स्कोर। अब देखिए पूछिएगा सर हमको स्कोर कहाँ कहाँ करना है, कैसे होगा? जो बताया है वैसे आप करते जाइए। मैथ्स में आपका किस्मत भी खराब होगा तो 45 प्लस आएगा। रीजनिंग में जो हमने बोला है बस वो करते जाओ तो 45 प्लस क्या, मैथ्स में तो हम 2-3 बार हम 50 आउट ऑफ 50 लेके आए हैं, ठीक है, प्री का बात बता रहे हैं। और जब बात आप इंग्लिश का कर रहे हो तो भाई इंग्लिश में भी आपका स्कोर 45 प्लस जाना चाहिए। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपका स्कोर 135 प्लस नहीं बन रहा है, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब 2015 का एग्जाम हमने दिया था सीजीएल का प्री, तो उसमें 147 मार्क्स जब आया था तो पता है उसमें जीके का रोल जो था वो केवल 9 से 9 या 9.5 10 यानी इतना मार्क्स का केवल रोल था। यानी आप समझो कि 138 मार्क्स हम केवल कहां से लेके आए थे, रीजनिंग से, इंग्लिश से और मैथ्स से। और रही बात जीके जीएस की, अगर आप 135 यहां से कर लेते हो, अगर इस पे आप काम कर रहे हो तो मोटा मोटी पकड़ के चलो कि 40 के आसपास, मानते हैं ना इसको 30 ही रखते हैं, तो ये लगभग 165 होगा। और 165 होगा तो भाई यहाँ 165 लाने के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हो, ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है, तो लगभग आपका फाइनल सिलेक्शन होना ही होगा। अब देखो बात मेंस का करोगे, कोई स्ट्रेटेजी चेंज मत करो, जो मैथ्स में जो कर रहे थे इंग्लिश में जो आपने किया है, यानी रिपीटेशन का काम वो आप कंटिन्यू रखिए। और जितना ज्यादा आप रिपीट करते जाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होता जाएगा। हाँ, जब भी नए चीजों को पढ़ें तो नोटबुक में आप नोट जरूर करें कि ये चीज हमको नहीं आता है। होता क्या है ना कि एक कॉपी बना लिए तो एक कॉपी बनाने के बाद तुम उसको रेगुलर देखते जाओगे, और जब रेगुलर देखते जाओगे तो ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब देखो सीएचएसएल में भी सेम आप अपना सकते हो। और जब मेंस में आप बात करते हो तो देखो यदि आप 160 165 के आसपास अगर प्री में लेकर के आते हैं, ठीक है, सीएचएसएल तो इतना में ही खत्म हो जाता है, 60 मार्क्स आला और डिस्क्रिप्टिव में, तो वो लगभग फाइनल सिलेक्शन लगभग हो गया। तो 160 अगर आ गया आपका तब, है ना, तो आएगा कैसे भाई? अब तुम लोग तो होते हो डरे हुए कि भाई होगा ही नहीं, कुछ लोग तो तुम्हारे मानसिकता को ही चेंज कर दिया, इतना टफ आता है। अरे मैथ्स उतना भी टफ नहीं आता है, हम भी पढ़े हैं और हमको भी पता है, ठीक है, हम अब भी एग्जाम देते हैं। आगे ध्यान देना, जब आप बात करोगे मेंस का तो कुछ लोग बोलेंगे भाई 200 में लाना है, मैथ्स में 200। अरे गधे, 200 में 200 एक एवरेज स्टूडेंट से पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। अब हम लोग हिंदी मीडियम वाले कहां से लाएंगे बताओ? जो 2000 1500 में पढ़े हैं, एक महीने का खर्च हम लोग का 2000 1500 2500 होता था। अब उस सारे स्टूडेंट से तुम एक्सपेक्ट करते हो कि 200 से 200 लाए। हाँ, आप इतना भी नहीं है कि आप 180 के आसपास नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें मैटर ये नहीं करता कि आपका मैथ्स में कितना आया और यहाँ इंग्लिश में कितना आया और किस मीडियम से पढ़े हैं। बस आपके अंदर ये सोच होना चाहिए कि हमको करना है, ठीक है। तो आप को हम बताते हैं कि अगर मान लो कि जब आप यहां मेंस देते हो 400, ठीक है, 400 मार्क्स का, तो पता है एवरेज स्टूडेंट का जो मार्क्स आता है, हमने रियलाइज किया है क्योंकि हमने भी 2-3 बार मेंस दिया है, तो हमारा 350 के अंदर ही 350 330 के अंदर हाईएस्ट जो गया था वो 329 या 28 मार्क्स गया था। तो एवरेज स्टूडेंट का बात हम बता रहे हैं आपको, वहां पे मार्क्स आता है। मतलब आपका अभी के परिवेश से देखो, थोड़ा सा तो 2 साल पहले और अभी में तो थोड़ा सा चेंज आया ही आया है, ठीक है। तो आपको 325 प्लस टू 350 करना होगा। और अगर आप 325, हम एट लिस्ट मानते हैं 325 आप कर रहे हो तो यहां से आपका मार्क्स हो रहा है 485। अब 485 हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव में 60 मार्क्स मिल ही जाता है, ठीक है, तो ये लगभग आपका मार्क्स होगा 545। अब 545 में आपका सिलेक्शन आज भी होगा, कंफर्म रहना। क्लियर है? तो ये चीज कितना इजी है, और जिसको आप लोग लेंदी बना रहे हो, इतना लेंदी तुम लोग बना रहे हो कि लगता है कि भाई कौन सा एग्जाम हम दे रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं, लगता है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, वहां पे हमको फाइट करने जाना है। तो अरे क्या करना है, बस एक छोटा सा 3-4 महीने का टाइम अपने आप को घर में कैद कर लेना है। और देखो ये सब जो यूट्यूब वगैरह है और तुम्हारा मतलब है ना कि भाई कोर्स, ये कोचिंग, ये वैलिडिटी, ये इतना दिन का कोर्स, ये इतना दिन का, ये फलना ढिमका, अरे ये सब कोई काम नहीं देगा। खुद मेहनत नहीं करोगे तो ये लोग को क्या है,
अब मान लो कि किसी का क्या है भाई, तो उसका तो अपना बिजनेस है, वो तो अपना काम कर रहा, लेकिन आप तो उसके पीछे का इंटेंशन नहीं समझ पा रहे, वो तो केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए जुटा है। अब देखो ध्यान देना, जब तुम यहाँ पे क्लियर कर लोगे तो फिर थोड़ा सा प्रोसेस और बता दे सीजीएल में। सीएचएसएल में क्या है, ये मार्क्स लाए प्री में, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव दो, मेरिट लिस्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग टेस्ट, ज्वाइनिंग। क्लियर है? एक बार टाइपिंग टेस्ट में हम फेल हो चुके हैं 2012 में, तो टाइपिंग भी थोड़ा सा जब हो जाएगा तो कर लेना, 2-3 महीना में ये हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। खास करके डाटा एंट्री ऑपरेटर का तो बहुत ईजी होता है। अभी जब तक उसके बाद तो हम 2013 के बाद दिए ही नहीं, तो हमको आइडिया कुछ है नहीं उसका अभी, मतलब टाइपिंग का। लेकिन हाँ, यहाँ पे तुमको देना होगा सीपीटी, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड। वर्ड में क्या करना होगा, टाइपिंग करना होगा। टाइपिंग तो सबको देना है। सीपीटी क्या है भाई, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पास हो गए तो ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए पास होना जरूरी है। अब जैसे देखो, अगर तुम एक्साइज के लिए सिलेक्ट होते हो तो इसमें तुमको फिजिकल भी देना होगा। तो ये आपका आगे का एग्जाम का प्रोसेस आपको धीरे धीरे आगे आगे पता चल जाएगा। तो आपको मेन फोकस करना है प्री और मेंस पे, और जैसे ही प्री और मेंस क्लियर हो तो उसके बाद डिस्क्रिप्टिव 25-30 टॉपिक पे। अरे लिखने का केवल थोड़ा सा हैबिट होना चाहिए, कुछ ना कुछ आइडिया तो आपको होता ही है, आप आराम से उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा कि ये हो गया। और उसके बाद फिर एमटीएस के बारे में फिर से वही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एक एग्जाम का स्ट्रेटेजी रखोगे। अगर बॉडी बॉडी ठीक है, हमने आज तक सीपीओ का एग्जाम नहीं दिया, सामने से देख ही सकते हो तुम, तो एक स्ट्रेटेजी केवल तुम अपना रहे हो ये। तो इतना स्ट्रेटेजी अपनाने के बाद आपका क्या होगा कि वो सारे एसएससी का जितना भी एग्जाम है उन सब में तुम्हारा रिजल्ट होगा। लेकिन आप सही ढंग से खुद पे भरोसा करो ना, क्यों दूसरे के फेर में पड़े हो, केवल पीडीएफ कलेक्ट करने में लगे हैं, है ना। और बिल्कुल हो सकता है, ये प्रैक्टिकल है, ये हमने किया है, और एक बार नहीं बहुत बार किया है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान से समझिए, और आपको लगता है कि आप इसके एबल हैं तो भाई देखो, अब की बार लॉकडाउन के पार एसएससी पार, मतलब लॉकडाउन पार हो उसके बाद तुम एसएससी को पार कर दो। मतलब मेहनत आपको अपने हिसाब से करना होगा, और ये एसएससी कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, और खास करके ये वीडियो हमारा बनाने का पर्पस है बिहार और यूपी वालों के लिए, जो इतना भयंकर डरे रहते हैं एसएससी को करके, एसएससी को देख करके। अरे 10,000 सीट है, मैक्सिमम एनफ है, सफिशिएंट है, केवल आप सही से पढ़ो। तो अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ और बताने की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, जा करके बताएं कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करना चाहिए, तो हम वहां पे आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आप वहां पे जा करके कमेंट कीजिए। और अगर आपको और भी वीडियो हम डाल रहे हैं, ठीक है, हम भी आपको इंग्लिश का वीडियो प्रोवाइड करते हैं, तो हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है जो हम ये लेक्चर बनाए हैं, तो अगर लेक्चर पसंद आ रहा है और आप और भी वीडियो देखें, अगर आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और भी वीडियो आए तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आप ऐसे करके प्रिपरेशन कीजिए। रिजल्ट नहीं कैसे होगा, होना तो होगा ही होगा। जब मेरा 5, 6, 7 बार एसएससी हो सकता है, आज तक हमने मतलब बैंक 2012 में, हाँ बैंक भी क्वालिफाई किए थे, लेकिन एक ही बार 2012 में उस समय, और उसके बाद फिर ध्यान ही नहीं गया, है ना। बैंक से अच्छा जॉब एसएससी में है तो भाई फिर क्यों ध्यान देना बैंक पे। ठीक है, तो 7 बार आज तक हमने रेलवे का एग्जाम नहीं दिया। तो अरे पहले क्लियर कट गोल अपना ढूंढो कि हमको करना क्या है। अगर तुमको लगता है एसएससी तुम्हारे लिए ठीक है, ठीक है, 6 महीना बोले तो कि तुमको जो बोले वो काम कर दो, रिजल्ट तो तुम्हारा होगा ही होगा, नहीं होगा इसका गारंटी तो हम लेंगे, है ना, होना ही है। नहीं क्यों होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो इन चीजों का आप जरा ध्यान रखिएगा। अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो आपका रिजल्ट जरूर होगा। ठीक है, थैंक यू।